अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरीज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी अगर स्टोरीज़ हैं और इंसिडेंट हैं तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ये पहली स्टोरी सुहेब ने मुझे पिंडी से सेंड की जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सुहेब है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मेरे दादा फौज में थे और आज से 50 साल पहले उन्होंने एक वीरान इलाके में एक घर बनाया। इस वक्त हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था। हमारा पूरा ख़ानदान एक ही घर में रहता था। घर बड़ा होने की वजह से कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी इस घर में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। हमारे घर के बड़े इन वाक़यात को नज़रअंदाज करते रहते ताकि हम बच्चे डर ना जाएं, या फिर ये सब कुछ इनके लिए एक रूटीन की बात थी। मेरे दादा अबू हाफिज़ कुरान थे। जब से हमारे इस घर की कंस्ट्रक्शन हुई थी इस तरह के वाक़यात पहले दिन से ही हो रहे थे। जब मैंने थोड़ा बहुत होश संभाला तो तब मैंने इन वाक़यात पर गौर करना शुरू कर दिया। यह शायद बहुत छोटा होने की वजह से पहले वाक़यात मुझे याद ही नहीं रहे थे। जब मेरी उम्र 11 या 10 साल की थी, मैं अम्मी और अब्बू एक ही कमरे में सोते थे। तब मैं भी मेरे जहन में ये बात मौजूद थी कि आधी रात के वक्त हमारे घर के सहन में अक्सर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं। एक रात में बड़ी कज़न उठी, शायद उसे पानी पीना था। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसे सहन में कोई औरत नुमा मखलूक खड़ी नजर आई। सहन की लाइट्स ऑफ थी, जिसकी वजह से वो उसे पहचान न सकी कि ये कौन है। जब वो लाइट ऑन करने लगी तो उसे वो चीज़ किचन में जाती दिखी, लेकिन लाइट्स ऑन करने पर उसे एक धचका सा लगा कि किचन का दरवाज़ा तो बंद था और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कोई भला बिना दरवाज़ा खोले अंदर कैसे जा सकता है और फिर कुंडी कैसे लग सकती है? इसने अपने अम्मी अब्बू को फौरन जगाया। जब वो किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो वहाँ कोई भी ना था। ऐसे वाक़े से हम सब बच्चे काफ़ी डर गए, लेकिन बड़ों पर इस वाक़े का कोई भी असर ना हुआ, क्योंकि इनके साथ पहले भी कई बार ये सब कुछ हो चुका था, जिसका पता हमें बाद में चला। इस वाक़े के कुछ दिन के बाद एक रात मेरी आंख प्यास लगने की वजह से खुली। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, लेकिन घर की तमाम लाइट्स ऑफ थी। चांद की हल्की सी रोशनी दरवाजे से अंदर पड़ रही थी। इसकी मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि मेरे बेड के दूसरी तरफ जहाँ मेरे पाँव थे वहाँ नीचे ज़मीन पर कोई बैठा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी अम्मी हैं, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी औरत के ही हो सकते हैं। मैं बेड से उतरा और बेदहानी में दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलकर मैं रुक गया, क्योंकि मेरे कमरे की दूसरी तरफ अम्मी की चारपाई पर अम्मी सोती ही मुझे दिखी। और मेरा दिल तो अब जैसे फटने को था। मैं दिल ही दिल में बोला कि या खुदा, ये कौन है? इस वक्त इस मखलूक ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं इसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका, क्योंकि इसके चेहरे पर काफ़ी बाल बिखरे हुए थे और इसके चेहरे पर बाल ही बाल थे। इसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और खौफ से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब्बू बैठ के मेरे दूसरी तरफ लेटे थे। मेरी आवाज़ें सुनकर अब्बू ने फ़ौरन लाइट्स ऑन की, लेकिन मैं आंखें बंद किए बस चीखता ही जा रहा था। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने आंखें खोली तो अम्मी अब्बू दोनों मेरे पास खड़े थे। मैंने इनको पूरी बात बताई तो अब्बू ने पूरे घर में मेरी तसल्ली के लिए देख लिया, लेकिन मगर वहाँ पे कोई भी ना था। इस वाक़ये के अगले दिन मैंने दादी अम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने जो कुछ मुझे कहा वो सब बहुत डरा देने वाला था। उन्होंने बताया कि इस घर में शुरू दिन से ही जिन्नात वगैरह हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इस वाक़ये ने हम सब बच्चों को डरा कर रख दिया था। इसी तरह से गर्मियाँ ख़त्म हो गईं। सर्दियों के शुरू के दिन थे। चाचू फौज में हुआ करते थे और इस वक्त फौज में ड्यूटी पर थे। एक रात हम सब यानी मेरी अम्मी, चच्ची और बाकी सब कज़न एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि ये काफ़ी बड़ा कमरा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद हो गया। पहले हम समझे कि दादा अब्बू या दादी अम्मी में से कोई होगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर वो लोग होते तो कमरे में ज़रूर आते। हम सब बाहर निकले। सहन की लाइट्स ऑन थी। रात को सहन की लाइट इसीलिए ऑफ करते थे कि दादा अब्बू को कमरे के सहन के बीच में उनका कमरा था और रोशनी में इनको नींद नहीं आती थी। जब हम सब दादा के कमरे में गए तो दादा अब्बू और दादी अम्मी गहरी नींद में थे। पूरा घर देखा मगर कोई भी ना था। हमारा घर पूरा बंद है और सिर्फ सहन की छत तक खुला है,
ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई चोर आया हो। मेरी अम्मी और चची जान ने हमें ये कहकर तसल्ली दे दी कि हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हुआ होगा, लेकिन हम सब जानते थे कि ये हवा की वजह से हरगिज़ नहीं हुआ। अगले दिन जब हमने ये बात दादा अबू और दादी को बताई तो दादा ने कहा कि तुम सबको जो कुरानी आयात याद हैं वो सब कुछ तुम रात को पढ़कर सोया करो। दादा अबू ने 1985 से पहले ही फ़ौज से रिटायरमेंट ले ली थी, और जब हम सब बच्चे स्कूल जाने लगे तब से दादा अबू हमें कुरान मजीद पढ़ाने लगे। दादा अबू रोज़ ऊंची आवाज़ में तलावत करते थे। इस तरह हमें तसल्ली होती रहती कि जिस घर में कुरान की तलावत होती है वहाँ जन्नात नहीं रह सकते। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजर रही थी। जब मेरी एज 13 ईयर्स की हुई तो दादा अबू बीमार रहने लगे और उनकी नज़र भी कमज़ोर होने लगी। अब दोबारा से इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए। रोज़ रात को 1-1:30 बजे की छत पर कोई भागता रहता, जिसकी आवाज़ हमें साफ सुनाई देती। इस वक्त चाचू ने भी रिटायरमेंट ले चुके थे। चाचू रोज़ छत पर जाते लेकिन वहाँ कोई भी ना होता। लेकिन कुछ ही अरसे में ये सिलसिला खुद ही ख़त्म हो गया। एक दिन वैसे ही घर वाले सब बैठे बातें कर रहे थे और पुरानी बातों पर बहस कर रहे थे कि चाचू मुझे कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी सबसे ज़्यादा इस घर में डरती थी। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी कहने लगी कि वो पहले नहीं डरती थी, लेकिन एक दिन रात में अकेली सो रही थी तो कोई बच्चा आकर मेरी टांगों पर बैठ गया। जब मैंने इसके सर पर हाथ लगाया तो मुझे कांटे लगे। अम्मी कहती हैं कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और उठकर मैंने लाइट्स ऑन की। कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने पूछा कि अब्बू कहाँ पर थे, तो अम्मी ने बताया कि वो इस दिन दूसरे शहर गए हुए थे। चची ने भी अपने साथ होने वाला एक वाक़या बताया कि एक दिन किचन में वो खाना बना रही थी कि एकदम से सालन वाली देगची चूल्हे से खुद ब खुद ज़मीन पर गिरी और फिर किचन के दरवाजे पर एक प्लेट पड़ी थी जो छोटे कज़न ने वहाँ रख दी थी। वो प्लेट भी खुद ही उलट गई। कुछ ही अरसे बाद दादा अबू हमारे फौत हो गए और 5 महीने 22 दिन बाद दादी भी मर गई। इनके मरने के बाद घर में दोबारा से अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। हमारे घर के साथ में हमारा दूसरा घर था। ये दोनों घर एक जैसे ही बने हुए थे। दोनों घर दादा अब्बू के नाम पे थे। दादा अब्बू के फौत होने के बाद दूसरा घर चाचू ने रख लिया और वो वहाँ पर चले गए। जब घर में सब रहते थे तो वो अब्बू के नाम हो गया और वहाँ अब सिर्फ मैं और अम्मी अब्बू रहने लगे। अलग घर में रहने की वजह से एक बड़े कज़न की शादी होने लगी। घर में रात को अजीब तरह की आवाज़ें आती जो कि बहुत आहिस्ता थी, लेकिन मैं आयतल कुर्सी पढ़कर आराम से अपने कमरे में सो जाता। एक सुबह उठा तो देखा कि मेरी अम्मी अब्बू बहुत परेशान हैं। मैंने वजह पूछी तो बताया कि रात बरामदे में खून था। मैंने पूछा कि किधर था खून, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे कमरे के साथ ताज़ा खून पड़ा था। मैंने कहा कि बिल्ली तो कोई जानवर नहीं मार कर ले आई। अम्मी ने कहा कि घर के सारे दरवाजे बंद थे तो बिल्ली कहाँ से आ गई। ये सर्दियों के दिन थे और ये वाक़या रात 2 बजे के करीब का था। अम्मी ने कहा कि मैंने रात को ही खून साफ कर दिया था। इन्हीं दिनों मेरी चची रात को सो रही थी कि अचानक इसके हाथ पर ज़ोर से दर्द महसूस हुआ तो फ़ौरन आँख खुल गई। जब हाथ की तरफ देखा तो वहाँ किसी के काटने के निशानात थे। दांतों के निशान किसी इंसान के जैसे थे। एक बार मेरी छोटी कज़न अपने घर में अकेली थी। इसके सामने कोई बाहर की तरफ भागता हुआ आया और दूसरे कमरे में घुस गया। वो समझी कि इसकी अम्मी है। वो फ़ौरन इसी कमरे में गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी ना था। फिर वो कज़न भाग कर हमारे घर आ गई। अब तो इन बातों का होना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी और हमें इसकी आदत हो चुकी थी। दिन भर भी सहन में पड़ी लकड़ी की चारपाई पर किसी को बैठने की आवाज़ें आती, लेकिन जब वहाँ जाके देखो तो कोई भी ना होता। अब तो मेरी उम्र 19 साल की हो गई है और अभी भी अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते हैं। आज की दूसरी कहानी भी एक हॉन्टेड हाउस के बारे में ही है। सईद साहब ने अपना घर शिफ्ट किया तो घर बड़ा होने और इलाका महंगा होने की सूरत में उन्होंने नीचे वाला फ्लोर किराए पर देने का सोचा और वो ऊपर शिफ्ट हो गए। नीचे वाले फ्लोर को किराए पर चढ़ाने की मेहनत करते रहे, मगर वो इतना खूबसूरत और बड़ा होने के बावजूद भी किराए पर नहीं चढ़ सका। किसी ने मशवरा दिया कि नीचे सूरह बकरा की तिलावत करो और पानी का छिड़काव करो ताकि अगर नीचे कोई बदरू जैसी चीज़ है तो वो जगह छूट जाए। तो सईद साहब ने नीचे जाकर तिलावत की। अगले दिन भी इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। जिस हाथ से पानी पड़कर छिड़काव किया था, इस हाथ का दर्द इतना बड़ा कि खाना खाना तक मुश्किल हो गया। इनके बच्चों के साथ भी अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा है। सामने रखी चीज़ें गायब हो जाती।
گھڑیاں بار بار بند ہو جاتی۔ اکثر اوقات بہت ہی گندی بدبو سے گھر والوں کو محسوس ہوتی، جیسے کوئی چیز گل سڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی سوئے ہوئے لگتا کہ جیسے کوئی پاؤں کے ناخن کھینچ رہا ہو۔ چمگادڑ ٹیرس کے اندر تک چکر لگاتی اور بار بار سروں پر گھومتی پھرتی۔ پھر سعید صاحب کو کسی بزرگ ہستی نے کہا کہ وہ بدرو جو نیچے رہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی انسان آ کر اس کے پاس رہے، اس لیے کوئی کرایہ دار نہیں آ پاتا، مگر اب اس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے تو وہ اب اوپر آ کر آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے تاکہ آپ اسے نکالنے کے بجائے خود چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو سعید صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے سارے پلاٹ بیچ کر یہ گھر لیا ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بزرگ نے ان کو کہا کہ 40 دن تک اوپر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اگر اب نہ کر پائیں تو سورہ بقرہ کی آواز تیز ہو کر ریکارڈنگ پہ چلا دیں، مگر روز تلاوت کی آواز گھر میں گونجنی چاہیے، اور نیچے بھی ممکن ہو تو جا کر چھڑکاؤ کرتے رہیں، روز پڑے ہوئے پانی کو وہاں پھینکیں۔ سعید صاحب نے تلاوت شروع کی۔ پہلے دن تو انہوں نے رات کو بدرو عورت کی شکل میں دیکھی جو واضح نظر آ رہی تھی، اور ان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ کبھی دوسرے دروازے کو بند ہونے کے باوجود بھی ان کے بچوں کے کمرے میں جاتی دکھتی تو کبھی ان کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ دوسرے دن تلاوت نہ کر پائے تھے تو انہوں نے ایک LED پر تیز آواز میں آڈیو چلا دی۔ ایسے ہی کسی نہ کسی طرح روز سورہ بقرہ کی یا تو تلاوت کرتے یا ریکارڈنگ چلا کر کوشش کرتے کہ قرآن کی صورت آواز سن کر گھر میں گونجنے لگے۔ پھر جب وہ ایسے نہ ڈرے تو ان کے بچوں کو عجیب و غریب خواب نظر آنا شروع ہو گئے، جیسے کبھی خواب میں کسی کو نظر آتا کہ نیچے والے فلور پر خون بکھرا ہوا ہے، تو کبھی کسی کو سعید صاحب کے دامن پر خون نظر آتا، کبھی بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگتی نیچے سے، تو کبھی اچانک نیچے کے نل کھل جاتے اور ساری ٹنکی خالی ہو جاتی۔ غرض کسی نہ کسی طرح وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے، اور سب سے زیادہ سعید صاحب بیمار تھے۔ ان کے پیٹ میں ساری رات ایسا درد ہوتا کہ وہ سو نہ پاتے، مگر وہ بہادری سے ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور 40 دن پورے کر لیے۔ پھر قرآن خوانی بھی کروائی۔ نیچے والے فلور میں یہ سب کچھ ہوا، اور 1 ہفتے کے اندر ان کو کرایہ دار بھی مل گئے۔ ان کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر ہو گئی۔ انہوں نے اس بات کا عمل جو کیا تھا تاکہ آئندہ بھی کوئی بدرو ان کو پریشان نہ کر سکے۔ عبدالحق نے یہ چھوٹے سے واقعات مجھے بھیجے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں چھت پر گیا۔ میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا۔ میں کسی ویران صحرا میں جا رہا ہوں تو اچانک میں نے ایک پیڑ پر ایک عورت دیکھی جس کی شکل بہت بھیانک تھی۔ اس کا قد 15 فٹ کے قریب تھا اور وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو جب دیکھا تو ڈر کے مارے میں بھاگا۔ یقین مانے جب میں اس عورت کو اتنا ڈرایا مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ میں اتنا دوڑا کہ تھک چکا تھا اور نیچے گر گیا، مگر وہ عورت بالکل نہیں تھکی تھی۔ میں نیچے زمین پر لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا اور وہ عورت خطرناک شکل کے ساتھ میرے اوپر کھڑی ہو گئی۔ میں اتنا رویا چلایا کہ کوئی بچائے، مگر کسی نے میری مدد نہیں سنی۔ وہ عورت اپنی بھیانک آنکھیں میری آنکھوں کے قریب لے کر آئی اور پھر میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ آپ یقین مانے جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری گردن میں اتنا درد تھا کہ سر ہلایا نہیں جا رہا تھا اور مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے تھے۔ چھت پر میں اکیلا سو رہا تھا اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں اتنا ڈرا کہ اپنے جسم بھی نہیں ہلا پایا۔ جیسے ہی میرے اندر سانس نہیں ہو، میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ نہ جانے کب مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو 12 بجے تھے۔ میری گردن میں بہت تیز درد تھا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب تک میں سو نہیں پاتا چھت پر۔ عبدالحق کا یہ دوسرا واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ تھر پارکر کے کسی گاؤں میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری بکریاں اور کچھ گائیں بھی تھیں۔ تھر پارکر کے لوگوں کو اکثر روزانہ یہ روٹین تھی کہ وہ اپنے جانوروں کو صبح پانی پلا کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھر پارکر ایک صحرا ہے، ویران ہے۔ جانور گھر سے نکل جانے کے بعد 2-3 دن تک گھر واپس نہیں آتے۔ وہ 2-3 دن صحرا میں اکیلے اپنے آپ ہی چرتے رہتے ہیں، جب مرضی چاہے گھر لوٹ آتے ہیں، کیونکہ صحرا میں نہ کوئی چور جانوروں کو چوری کر سکتا ہے، یعنی کوئی چوری چکاری کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ خیر، اس مالدار کی ایک گائے تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک بچہ یعنی اس کا بچڑا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک خالی میدان بھی تھا جہاں پر بہت کنویں کھودے گئے تھے۔ گاؤں والے اسے پانی پینے کے لیے بھرا کرتے تھے۔
आज भी वैसे ही कुएं हैं। पत्थर पार करके सब गांव, जो इस गांव के जहां कुआं था वहां मैदान अब बिल्कुल खाली है। वहां पर सिर्फ कुएं हैं, बाकी सारा मैदान साफ है। कुछ फिल्टर प्लांट भी लग गए हैं। वो फिल्टर प्लांट्स और कुएं कुछ गांव से बाहर के लोग पानी भरने पे आते हैं। जब पानी सब लोग बाहर अपने इस्तेमाल का भर लेते हैं तो इधर कोई नहीं होता। अक्सर औकात सुबह के टाइम ही लोग पानी भरते हैं, दिन को कोई नहीं होता। इन कुएं से थोड़ा दूर एक बड़ा पेड़ है जो काफ़ी पुराना है, तो वहाँ के गांव के जानवर पानी फिल्टर प्लांट से पीकर सीधा इस पेड़ के नीचे बैठ जाते। कहा जाता है कि इस पेड़ में जिन्नात हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। इसके पास जाने को मन नहीं करता। बहुत घना और ऊंचा है। गांव से दूर है तो इसके मालदार की वो गाय भी पानी पीकर इन जानवरों के साथ इसी पेड़ के नीचे बैठ गई। दिन का टाइम था, गर्मी का मौसम था। वो गाय जैसे ही इस पेड़ के नीचे बैठी तो उसने अपना बच्चा जन्म दिया, यानी कि बछड़ा, जो भी अपनी अपनी जुबान में इसे कहते हैं। गाय ने जैसे ही बच्चा जना वो इसको चाट रही थी। ताज़ा ताज़ा खून पीछे लगा हुआ था। इसके बच्चे को बहुत सारा खून लगा था। इसी वक्त इस गाय पर जिन्नात का असर हो गया। शाम को मालिक जब लेने आया तो ठीक थी, घर ले गए। जब पहुंचे तो अचानक गाय नीचे गिरी पड़ी। अभी तो बिल्कुल ठीक थी, न जाने क्या हो गया इसको। इसकी चंद सांसें बाकी थी, मरने वाली थी। तो इसके मालिक ने कहा कि ये नहीं बचेगी, तो वो उसे गाड़ी में डालकर शहर ले गया। सारा खून गाड़ी में भर गया। वो इस गाय को बेचकर वापस अपने घर को चला आया। फिर रात को इस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने घर से बाहर गाड़ी खड़ी की। वो अपने घर जाकर खाना वगैरह खाया तो इसकी कोई चीज़ जो गाड़ी में भूल गया था, वो ऐसा सोच करके शायद गाड़ी में ना हो, वो जैसे ही गाड़ी पर पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी में वो गाय देखी। वो गाय आंखें फाड़ फाड़ के इसको देखे जा रही थी, जो चंद देर पहले ही वो बेचकर आए थे। ये सब कुछ देखकर इसकी चीखें निकल गई। वो भागा और अपने घर की तरफ घर वालों से कहा कि हम जो गाय अभी बेचकर आए हैं वो अभी मेरी गाड़ी में है, मैंने देखी है। तो वो सब गाड़ी को देखने गए, पर वहाँ अब कुछ भी ना था। इसके बाद इन गांव वालों को पता चला कि इस गाय को जिन्नात का असर पड़ा था, इसी वजह से वो मर गई। वो इसके बाद गाड़ी के मालिक पर वो गाड़ी बेच दी और ये असरात अभी भी मौजूद हैं। इसी तरह जिला थरपारकर का एक और वाकया जो इन्होंने भेजा। सहराय थर में एक ऊँटों का व्यापारी था। एक दिन वो अपने लिए हुए ऊँट बेचकर अपने जाती ऊँट पर चढ़कर अपने गांव जा रहा था। बचे हुए ऊँटों की रकम इसके पास बहुत सारी थी। इसका घर अभी बहुत दूर था। चलते चलते रात बहुत हो गई थी। वो चलता रहा। दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि कोई गांव नज़दीक है, मैं रात इधर ही रह लूँगा, कल सुबह अपने घर को चला जाऊँगा। मगर इसका घर बहुत दूर था, रात का ये सफ़र नहीं कर सकता था। वो रोशनी की तरफ चल पड़ा। नज़दीक गया तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई मेला लगा हुआ है। वहाँ सब इंसान थे, हर चीज़ की दुकान सजाए बैठे थे। लोग खाने पीने की अशिया खरीद रहे थे, बच्चे झूला झूल रहे थे। उसने सोचा कि मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है, मगर मेरे इतने सारे पैसे मैं कहाँ रखूँगा, कोई चोरी करके ले जाएगा। ऐसा सोच रहा था कि अचानक उसे एक बुढ़िया दिखी। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या आप इस मेले वालों में से हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल सही समझा, मैं मेले वालों में से ही हूँ। बुढ़िया मासूमियत से ये बात कहकर ऊँट के व्यापारी को कहा। वो बुढ़िया ईमानदार लग रही थी। उसने इस बुढ़िया को एक साइड पर ले जाकर कहा कि माँ जी, मैं फला फला गांव से हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ, ऊँट बेचने गया था, वापस अपने घर को जा रहा था कि रात पड़ गई। मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मुझे अपने कुछ पैसे मैं आपके पास रखवाना चाहता हूँ, आप संभाल कर रखना। मैं ज़रा देर को सो जाता हूँ, कल आपसे मैं पैसे लेकर घर वापस जाऊँगा। इस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, आप पैसे मुझे दो, मैं रख देती हूँ। उसने पैसे सारे बुढ़िया को दे दिए और फिर अपना ऊँट मेले के पास बांध कर सो गया। हैरत की बात, जब सुबह हुई तो उसकी आंख खुली। देखता है कि ना मेला है ना बुढ़िया, ना ही वो बच्चे, ना ही वो झूले। वो तो क्या, इसके मेले का कचरा तक भी वहाँ नहीं था। बिल्कुल साफ मैदान था और अपना ऊँट इसके पास ही बंधा हुआ था। वो व्यापारी हैरान हो गया। रात यहाँ सब कुछ था, मगर अभी तो कुछ भी ना था, मेरे पैसे भी चले गए। तो उसने अपना ऊँट खोला और मायूसी के आलम में अपने गांव को चल पड़ा। थोड़ा सा सफ़र तय किया तो वो किसी गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर लोगों से कहा कि मैं फला गांव के व्यापारी हूँ
اور وہاں بیوپار کر کے جانور بیچ کر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کہ سب کچھ ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی پاگل ہو گیا ہے، یہاں ہر سال جنات کا میلہ لگتا ہے۔ وہ انسان نہیں تھے، جن تھے، اور ہر سال فلاں رات کو جنوں کا میلہ لگتا ہے۔ سال کے بعد اپنے پیسے اسی میلے میں جا کر اس بڑھیا سے لے لینا۔ جی آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیو ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔